प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग अब नंबर सिस्टम का आज तीसरा दिन का जो लेक्चर है वो देखने चल रहे हैं कि तीसरे दिन में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। और इसमें देखिए, जो अभी हम पीछे टॉपिक डिस्कस किए थे, इकाई का अंक, स्थानीय और जाति मान, और उसके बाद संख्याओं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे। आज हम लोग देखेंगे संख्याओं से रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश किया जाएगा, लेकिन उसे देखने से पहले हम लोग यह देखते हैं कि संख्याओं का क्लासिफिकेशन हम कैसे करें। और देखिए, यह जो टॉपिक है थोड़ा आप इसे बेसिक चीज़ें और ख़ास करके टेट सीटेट और जो पीआरटी के स्टूडेंट होंगे वह विधिवत इसको देखेंगे, क्योंकि इस क्लासिफिकेशन से ही उनके एग्जाम में हमेशा एक दो या कभी कभी एक क्वेश्चन, कभी कभी दो दो क्वेश्चन या तीन तीन क्वेश्चन हमेशा पूछे जा रहे हैं, हर साल क्वेश्चन आ जा रहा है। इसलिए वह बेसिक चीज़ों को ध्यान देंगे कि हम लोग कैसे इन संख्याओं का क्लासिफिकेशन करते हैं। अगर आप देखें तो संख्याएं यानी संख्या, हम कितने प्रकार से संख्याओं को बांट सकते हैं। तो संख्या देखिए, बेसिकली हम लोग संख्याओं को, बहुत लोग बोलते हैं संख्याएं 5 प्रकार की होंगी, 4 प्रकार की होंगी, कोई 10 बोलता है, कोई 8 बोलता है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो संख्याएं सिर्फ 2 प्रकार की होती हैं। वह 2 प्रकार कौन कौन से हैं, तो हम लोग यहाँ पे ऐसे एक ग्राफ डिजाइन करेंगे जिसमें पहला जो लिखेंगे संख्या वह हमारा रियल नंबर होगा, और जो दूसरा टाइप होगा वह क्या होगा, इमेजिनरी नंबर होगा। यानी हम इसको वास्तविक संख्या कह सकते हैं, और यह जो दूसरा हमारा टाइप है यह क्या है, काल्पनिक संख्या है। काल्पनिक संख्या मतलब सिर्फ कल्पनाओं में जो चीजें हमें, यह वास्तव में होता नहीं है, सिर्फ कल्पना कर सकते हैं कि हमारी काल्पनिक संख्याएं होती क्या है। और देखिए, काल्पनिक संख्या को व्यक्त करने के लिए हम लोग आई का सहारा लेते हैं, यानी आई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वह -1 होती है, और आई की जो वैल्यू होती है वो -1 का अंडर रूट होता है। दूसरी यह चीज है, आई को हम लोग बोलते हैं आयोटा, आयोटा बोल सकते हैं। यानी यह कर सकते हैं, सिंपली आपको बस जानने की यह जरूरत है, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1, और आई की जो वैल्यू होती है वो √-1। और आप सबको पता है कि जिस भी संख्या या कोई भी नेगेटिव संख्याओं का हम रूट नहीं निकाल सकते हैं, यानी उसका स्क्वायर रूट हम कभी नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए हम लोग आई को सिर्फ कल्पनाओं में लेकर चल रहे हैं कि आई की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है। अब आते हैं हम लोग रियल नंबर पे। रियल नंबर वास्तव में, अब रियल नंबर है क्या, वास्तविक संख्या, इसी को पढ़ना, इसका क्लासिफिकेशन हम लोग कैसे करते हैं। तो देखिए, रियल नंबर को भी हम लोग 2 प्रकार से बांटते हैं। वह 2 प्रकार कौन से हैं, एक होगा डेसिमल और दूसरा होगा इंटीजर। डेसिमल मतलब यहाँ दशमलव संख्याएं कह सकते हैं, दशमलव संख्या, और इसको हम लोग कहते हैं पूर्णांक संख्याएं। अब यहाँ पे जरा सा ध्यान देंगे कि दशमलव संख्या और पूर्णांक संख्या बहुत से जगहों पे इसका रियल नंबर का क्लासिफिकेशन जो किया गया है वह रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में किया गया है, लेकिन हम लोग क्लासिफिकेशन जो करेंगे वह डेसिमल और इंटीजर के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। क्योंकि डेसिमल, आप सबको पता है कि डेसिमल किसको बोलते हैं, यानी दशमलव किसे कहते हैं, और पूर्णांक किसको कहते हैं, यानी जो संख्या पूर्ण होती हैं उसको पूर्णांक बोलते हैं। दशमलव यानी जो भी पॉइंट के रूप में व्यक्त की जाती हैं उन सभी संख्याओं को हम डेसिमल कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पे इसको भी क्लासिफिकेशन करें तो इसमें 2 तरह के डेसिमल नंबर आएंगे। एक तो हम लोग कहते हैं रिपीटेड डेसिमल, और दूसरा कहेंगे नॉन रिपीटेड। रिपीटेड डेसिमल यानी जिस संख्याओं की, यानी जिस दशमलव में अंकों का पुनरावृत्त हो, यानी बार बार वह अंक आता हो, उसे हम लोग रिपीटेड डेसिमल कहते हैं। और आप सबको पता है
कि अगर जिस संख्या में यानी दशमलव वाली संख्या में अंकों का अगर उसका रिपीटेशन होगा तो उसे हम आसानी से टर्मिनेट भी कर सकते हैं। और टर्मिनेट कर सकते हैं यानी उसे समाप्त कर सकते हैं, तो उसे p बाई क्यू के रूप में भी इंडिकेट कर सकते हैं। और p बाई क्यू के रूप में इंडिकेट करते हैं तो हमें पता है कि जिन संख्याओं को p बाई क्यू के रूप में इंडिकेट किया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। यानी इसे हम परिमेय संख्या भी कह सकते हैं। यानी जिस संख्या को हम टर्मिनेट कर सकते हैं, जिस दशमलव को, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे यह उठता है कि परिमेय संख्या सिर्फ यही होगा, यह क्यों नहीं होगा। तो आप जिसको भी ये डाउट हो रहा हो या यहाँ पे आप ये भी समझ लीजिए कि परिमेय संख्या यह भी है और जितने भी हमारे इंटीजर होते हैं उन सभी इंटीजर को हम परिमेय संख्या कहते हैं। यानी यह सभी इंटीजर भी एक परिमेय संख्या है और यह रिपीटेड डेसिमल भी हमारे क्या हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे रिपीटेड डेसिमल में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए अगर 0.3333 ऐसे करके इनफाइनाइट तक आता है तो हम लोग क्या इसको लिखते हैं 0.3 पर ऐसे लिख सकते हैं बार। और इस बार की वैल्यू हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 3/9 लिखते हैं। और 3 यानी जितने अंक पे बार होता है उतने पे बट्टे 9 लिख सकते हैं। और इसे काटकर हम छोटा भी कर सकते हैं, इसे लिखते हैं 1/3। इसी को अगर फिर से हम 1 में 3 से डिवाइड करें तो यह संख्या बार बार आएगी। जैसे देखिए अगर 3 से हम 1 में डिवाइड करें तो भाग तो जाएगा नहीं, 0 बढ़ाएंगे फिर भाग करेंगे तो यह 9, फिर यहाँ 1 बचेगा, फिर 0, फिर 3, ऐसे ये बार बार यहाँ पे 1 रिमाइंडर आएगा। और यहाँ पे जितनी बार यहाँ पे भाग जाएगा वो 0.3333 ऐसे करके ये आता जाएगा। तो यह संख्या देखिए जिस भी दशमलव में जो अंक रिपीटेड हो रहा है इसको हम टर्मिनेट हम ऐसे आसानी से कर सकते हैं। और टर्मिनेट कर रहे हैं यानी इसको p बाई क्यू के रूप में लिख दे रहे हैं। और p बाई क्यू के रूप में जिस संख्या को लिख सकते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग, परिमेय संख्या कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक बहुत बेसिक चीज है और एक बार इस तरह का क्वेश्चन हमारे यूपी टेट और सीटेट में भी इससे क्वेश्चन आया हुआ है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या निकाली जा सकती है। तो बहुत लोग कहते हैं 1 निकलेगा, 2 निकलेगा, 4 निकलेगा, लेकिन हम कहते हैं कि जब भी दो परिमेय संख्याओं के बीच अगर संख्या पूछे, दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या निकलेगी तो हम कह सकते हैं इनफाइनाइट निकलेगी। अब कैसे निकलती है तो आपको यहाँ देखना होगा a तथा b दो संख्याएं हैं के बीच परिमेय संख्या निकालनी हो तो आप लिखेंगे a के प्लस b अपन k प्लस 1 और यह होगा हमारा परिमेय संख्या, जहां हम कह सकते हैं k बराबर 1 2 3 4 5 यानी इनफाइनाइट तक। यानी k की वैल्यू 1 रखेंगे तो दोनों संख्याओं को जोड़ के 2 से भाग करते हैं। ऐसे 2 रखेंगे तो 2a प्लस b अपन 3 होगा, 3 रखेंगे तो 3a प्लस b अपन 4 होगा। ऐसे ही हम परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या आसानी से निकाल सकते हैं। इसको हम लोग और डिटेल में सीखेंगे, पहले हम लोग बस इतना जानते हैं, अभी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो आप यह समझिए कि परिमेय संख्या दशमलव को दो भाग में बांटे, एक को दशमलव को हम रिपीटेड डेसिमल कहते हैं और रिपीटेड डेसिमल अगर टर्मिनेट किया जा सकता है तो वो परिमेय संख्या होगा। और नॉन रिपीटेड डेसिमल किसको कहते हैं तो नॉन रिपीटेड डेसिमल वह होगा जिसको टर्मिनेट नहीं कर सकते, यानी ऐसे कोई संख्या दी हो जो बार बार हमेशा चेंज होते जा रहा हो, इसको टर्मिनेट नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन रिपीटेड डेसिमल। और नॉन रिपीटेड डेसिमल अगर टर्मिनेट नहीं कर पा रहे हैं तो उसे p बाई क्यू के रूप में भी नहीं लिख पाएंगे, इसलिए इसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे
अपरिमेय संख्या में √3 हो जाएगा, √2 हो गया, √6 हो गया, रूट यहाँ 7 हो गया। ये सब क्या है? अपरिमेय संख्याएं हैं। इसको हम लोग टर्मिनेट नहीं कर सकते हैं, न ही p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या। अब देखिए इन दोनों से एक अभी पिछला 2016 या 17 में यूपी टेट में क्वेश्चन आया हुआ था कि यहाँ पाई क्या है, पाई कौन सी संख्या है। तो आप सबको पता है कि पाई का मान क्या होता है? 22/7। और 22/7 होता है, तो आपको देखने में लग रहा होगा कि 22/7 होता है, p/q के रूप में लिख ले रहे हैं, इसलिए पाई क्या होगा? हमारी परिमेय संख्या होगी। जबकि यहाँ पे यह आयोग ने इसे गलत कहा, क्योंकि इसका सिर्फ एक रीजन है कि पाई का जो एक्चुअल वैल्यू होता है 3.14, ऐसे करके यह हमारे अभी तक 49 अंक तक इसको ज्ञात किया गया है, यानी इसको टर्मिनेट हम नहीं कर सकते हैं। यह एक्चुअल वैल्यू ना होके इसकी एक्चुअल वैल्यू यह है, इसलिए इसको हम लोग किसके श्रेणी में रखेंगे? अपरिमेय संख्या की। यानी जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पाई क्या है, तो आप क्या बताएंगे? अपरिमेय संख्या। लेकिन अगर वहीं आपसे पूछा जाए 22/7 क्या है, तो आप क्या बताएंगे? वह एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 22/7 को हम लोग क्या लिखे हैं? p/q के रूप में हम लोग व्यक्त कर ले रहे हैं। तो इस तरह से हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को निकाल लेंगे। अब देखिए ये तो रहा हमारा डेसिमल का क्लासिफिकेशन, कि डेसिमल संख्याओं को हम लोग कैसे क्लासिफिकेशन किए, परिमेय और अपरिमेय बना लेंगे, रिपीटेड डेसिमल, नॉन रिपीटेड डेसिमल। अब देखिए दो अपरिमेय संख्याओं के बीच भी पूछता है कि कितनी अपरिमेय संख्या निकाली जा सकती है, तो इसका भी आंसर होगा अनंत होगा, क्योंकि यहाँ भी इसके भी निकालने का कुछ कॉन्सेप्ट होगा। जैसे दो परिमेय संख्याओं के बीच निकालने का कॉन्सेप्ट था, वैसे दो अपरिमेय संख्याओं के बीच का भी हम अपरिमेय संख्या निकालने के कुछ तरीके होंगे। यह दोनों हम लोग आगे पढ़ेंगे, आगे दिखाएंगे कि ये दोनों से क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे और किस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए हम लोग इसका भी क्लासिफिकेशन पूरा कर लिया जाए, तो अब इंटीजर को हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। इसको थोड़ा और अच्छे से यहाँ हटाकर इंटीजर को देखा जाए, तो देखिए इंटीजर यानी जो हमारा पूर्णांक होता है वह दो बेस पे बांटा जाता है। सिर्फ एक बेस पे हम पूर्णांक को नहीं बांट सकते हैं, क्योंकि कभी हमारा इवन और ऑड के फॉर्मेट में बांटेंगे और कभी हम पॉजिटिव और नेगेटिव के इंटीजर में बांटते हैं। तो अभी हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव के इंटीजर में लेके चलें। यह पॉजिटिव इंटीजर है और यह नेगेटिव इंटीजर है, यानी जो संख्या पॉजिटिव, जो पूर्णांक हमारा क्या हो, पॉजिटिव हो, पॉजिटिव इंटीजर, और नेगेटिव होगा तो नेगेटिव इंटीजर। जैसे हम कह दें कि 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट तक, यह सभी संख्याएं क्या है? हमारी पॉजिटिव इंटीजर है। और यहाँ पे इसे लिख सकते हैं -1 -2 -3 -4, और ये इनफाइनाइट तक, माइनस इनफाइनाइट तक जाए, इसे हम लोग बोलेंगे नेगेटिव इंटीजर। लेकिन कुछ ऐसे पूर्णांक होंगे जो पॉजिटिव और नेगेटिव तो है, लेकिन यह दोनों नहीं होता है, तो वह एक पूर्णांक होता है 0, न तो वह पॉजिटिव इंटीजर में आएगा और न ही नेगेटिव इंटीजर में, इसलिए हम इसको 0 को अलग इंडिकेट करते हैं। अब देखिए यह पॉजिटिव इंटीजर यहाँ पे 1 2 3 4 5 जो भी लिया है, प्लस इनफाइनाइट तक लिया गया है, इसे हम लोग एक नाम से और जानते हैं जिसको बोला जाता है नेचुरल नंबर, यानी हम कह सकते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं यानी प्राकृतिक संख्याएं जो प्रकृति से लिया गया है। अब बहुत से लोगों को यह डाउट होगा कि प्रकृति से लिया गया प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5 6 ऐसे हैं, तो क्या
उस समय 10 को कैसे लिखा जाता था? जैसे अगर आर्यभट्ट ने जीरो का खोज किया तो अभी तो आर्यभट्ट इधर न जीरो का खोज किया, इसके पहले हम लोग 10 कैसे लिखते थे? तो यहाँ पे वह सोचने की बात नहीं है, 10 को ऐसे 10 लिखा जाता था, वहाँ 10 न लिख के इस तरह से लिखा जाता था। अब देखिए ये तो पौराणिक चीजें हटाते हैं, यहाँ देखिए 1 2 3 4 इसको लिखे, यानी एक से जो संख्याएं शुरू हो और इनफाइनाइट तक जाए उन सभी संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। लेकिन जब पॉजिटिव इंटीजर और जीरो दोनों को एक साथ मिला देंगे तो वह संख्या कहलाती है होल नंबर। यानी 1 2 3 4 5 जीरो से स्टार्ट करें, इसे हम लोग बोलेंगे होल नंबर, यानी पूर्ण संख्या है। यह हमारी पूर्ण संख्या होगी, यह हो जाएगा। तो यह पूर्ण संख्या हो गई। अब देखिए यह हमारा नेचुरल नंबर होगा, एक से लेके इनफाइनाइट तक जीरो के साथ इंक्लूड कर दिए तो यह हमारा हो गया पूर्ण संख्या, यह हमारा नेगेटिव इंटीजर हो गया। अब हम पॉजिटिव इंटीजर को भी अब 2 तरीके से या 3 तरीके से बांटते हैं, वह कौन कौन सा तरीका है वह देखते हैं। पॉजिटिव इंटीजर देखिए यहाँ पे भी पॉजिटिव इंटीजर को भी 3 तरीके से बांटा जाता है, जिसको प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, यानी भाज्य संख्या और भाज्य संख्या, और एक ऐसी संख्या होती है जो न तो भाज्य होती है और न ही अभाज्य। अब बहुत से लोग इसको एक को अभाज्य संख्या के श्रेणी में ले लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है, इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे थोड़ा बड़े में, अभाज्य संख्या, और ये हमारा हो गया भाज्य संख्या। अब देखिए कुछ लोगों से यह पूछा जाता है कि भाज्य संख्या किसको कहते हैं, यानी भाज्य संख्या का एक नाम और होता है ऋण संख्या बोल सकते हैं, कभी कभी ऋण दे देता है भाज्य के जगह। तो हम लोग यही जानेंगे कि अभाज्य संख्या या ऋण संख्या दोनों एक ही चीज है, उसी का नाम है। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो अभाज्य संख्या वो होती है जो संख्या स्वयं से कटे और एक से कटे। अगर इतना ही हम डिफिनेशन देते तो एक भी उसमें आ जाता, यानी एक भी क्या होता है? स्वयं से कट रहा है और एक से कट रहा है। लेकिन यहाँ पे हम कह सकते हैं, एक लाइन में कहा जा सकता है, जिस संख्या का सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड हो, उससे न कम न उससे अधिक, वह सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? अभाज्य संख्या कहलाएंगी। जैसे 2 3 5 7 11 13, यह सब क्या है? अभाज्य संख्या है। और भाज्य संख्या को कह सकते हैं जिस भी संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 से अधिक गुणनखंड हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। जैसे 4 6 8 9 10 12 14 15, ये सब क्या है? हमारे भाज्य संख्या है, यानी इसके 2 से अधिक गुणनखंड है। तो ये हमारा रहा अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, और यह रहा हमारा एक न तो भाज्य संख्या में आता है और न ही अभाज्य संख्या में आता है। तो अब हम लोग ये तो पूर्णांक को हम पॉजिटिव नेगेटिव के सेंस में बांटे, लेकिन अब एक पूर्णांक को एक सेंस से और बांटा जाता है एक आधार पे, इसको इवन और ऑड के कंडीशन पे, यानी सम और विषम के आधार पे अगर बांटे पूर्णांक को, तो यहाँ लिखते हैं सम यानी इवन नंबर, और यहाँ लिखेंगे दूसरा विषम नंबर यानी ऑड। तो इवन और ऑड में कंडीशन क्या है? इवन नंबर्स किसको कहते हैं? तो एक लाइन का डेफिनेशन है डिविजिबल बाय 2, यानी जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएं वह सभी संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं? सम संख्या। और जो संख्या 2 से विभाजित न हो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? विषम संख्या। तो 2 से विभाजित होने वाले माइनस इनफाइनाइट से लेकर अब -6 -4 -2 0 2 4 6 8 और प्लस इनफाइनाइट तक, इन सभी संख्याओं को हम लोग क्या बोल सकते हैं? सम संख्या। क्योंकि देखिए -6 भी 2 से डिविजिबल है,
-4 भी 2 से डिविजिबल है, -2 भी 2 से डिविजिबल है, -8 भी 2 से डिविजिबल होगा, 0 भी 2 से डिविजिबल होगा। क्योंकि हम 0 को छोड़ते हैं, 0 भी क्या हमारा एक है, सम संख्या। यहाँ पे थोड़ा आपको उलझाया जाता है कि 0 सम है या विषम है, तो आप बिल्कुल इत्मीनान से बोल सकते हैं कि 0 हमारा क्या है, एक सम संख्या, क्योंकि 0 भी 2 से विभाजित हो जाएगा। और सम संख्या का एक ही लाइन का डेफिनेशन होता है कि डिविजिबल बाई 2, यानी जो संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं वह सभी संख्याओं को हम लोग सम संख्या कहते हैं। और जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती हैं, जैसे विषम संख्या, तो -∞ से लेकर -5, -3, -1, +1, फिर 3, 5, 7 और +∞ तक, यह सभी संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं, विषम संख्या। ये सभी संख्याएं 2 से डिविजिबल नहीं, यानी 2 से विभाजित नहीं होंगी। एक खास कंडीशन और होता है, इनके बीच हमेशा 2-2 का गैप होता है। देखिए यहाँ 2 प्लस किए तो ये आएगा, 2 प्लस किए तो ये आएगा, 2 प्लस करेंगे तो ये आएगा, 2 प्लस करेंगे, ऐसे ये आता जाएगा। और इसमें भी वही कंडीशन होता है, इसमें 2 प्लस करते जाइए तो अगला नेक्स्ट सीरीज बनते जाएगा। तो ऐसे हम लोग सम और विषम की कंडीशन में संख्याओं को विभाजित करते हैं। तो ये रहा हमारा संख्याओं का क्लासिफिकेशन। ऐसे हम संख्याओं का क्लासिफिकेशन अच्छे से कर सकते हैं। अब देखिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट ईयर लेके चलते हैं संख्याओं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम प्रीवियस वीडियो में देखे हैं कल के। अब आगे कुछ और भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो संख्याओं से रिलेटेड होते हैं और हम थोड़ा सा कठिनाई महसूस करते हैं उसे सॉल्व करने में। तो उसे कैसे सॉल्व किया जाएगा उस पर थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करते हैं हम लोग कि किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। तो देखिए, अगर आपके सामने यह दे दिया जाए कि 2 + 4 + 6 + 8 + 10 प्लस ऐसे लेकर यहाँ पे 80 = क्या, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर ऐसी संख्या दी हो तो इनका योग क्या होगा, जोड़ेंगे या लिख देता है 1 से लेकर 80 तक की सभी सम संख्याओं का योग बताइए। या आपसे यह भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है 1 से 80 तक के सभी सम संख्याओं का औसत बताइए। तो देखिए, एक लाइन आप समझिएगा, कॉन्सेप्ट बस समझ में आ जाए। ट्रिक यह चीज़ें हमें अलग अलग फार्मूला, सम के लिए अलग, विषम के लिए अलग, प्राकृतिक के लिए अलग और भी संख्याओं के लिए अलग फार्मूला लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ एक लाइन समझिएगा कि अगर किसी भी संख्या का आपको समान अंतर का सीरीज हो, समान अंतर की, यहाँ लिख लेंगे, समान अंतर की श्रृंखलाओं का अगर योग निकालना हो तो आप लिख सकते हैं उसका एवरेज, यानी औसत गुणे संख्या, यानी उसका एवरेज निकालना आ जाए और उसका संख्या कितनी है तो तुरंत उसका योग निकाल लेंगे। और समान अंतर की जितनी भी श्रृंखलाएं होती हैं उनका एवरेज निकालने का भी एक कॉन्सेप्ट होता है। सिर्फ लिखते क्या है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद और बटे क्या लिखते हैं, 2। चाहे किसी भी प्रकार के सम हो, विषम हो या किसी संख्या का गुणज दिया हो या प्राकृतिक संख्या हो, इन सभी कंडीशन के लिए अगर एवरेज निकालना हो तो उसका प्रथम पद और अंतिम पद जोड़ेंगे और 2 से उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा औसत आ जाएगा। और संख्या आपको पता ही है कि उसमें टोटल कितनी संख्या होंगी, तुरंत आप निकाल ले जाएंगे। तो जैसे देखिए, अब इसका योग निकालना हो, इसका प्रथम पद क्या होगा, 2 होगा, अंतिम पद हमारा 80 हो गया, प्लस करके और अपन 2 लिखें इनटू इनके बीच टोटल कितनी संख्या है। तो देखिए, अगर 80 टाइम्स गया है तो 40 क्या होगी, संख्याएं होंगी, क्योंकि गैपिंग इनके बीच 2-2 का होता है। तो 80 का हाफ कर दीजिए तो हमारा संख्या कितनी हो जाएगी, 40। अब देखिए, 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 20 होगा। और यहाँ पे 82 × 20 करेंगे तो 1640, यानी 1640 हम इसका आंसर आसानी से निकाल लेंगे कि इन सब का योग
क्या होगा। ऐसे ही अगर विषम संख्या का आपसे पूछा जाए 1 से लेकर 120 तक की सभी विषम संख्याओं का योग बताइए। सभी विषम संख्या का योग, तो यहाँ डायरेक्टली लिखिए 1 होगा और अंतिम विषम संख्या 119 होगी, गुणे बट्टे 2 और गुणे कितनी टोटल संख्या होंगी तो 60 लिखेंगे और इसे डिवाइड कर देंगे या 30 हो गया। और देखिए यहाँ पे या आसानी से इसको निकाला जा सकता है। क्या करेंगे 120 इंटू 30 यानी 12 3 36 यानी 12 इंटू 3 36 और 00 इसको बढ़ा देंगे यानी इसका आंसर आ गया 3600। यह हमारा इसका विषम संख्याओं का योग होगा। जब हम लोग इसका नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे एवरेज, उसमें इससे भी आसान कुछ कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे कि सिर्फ आप देख के आंसर बता लेंगे कि इसका एवरेज क्या होगा। और जब एवरेज निकालना जाएगा तो संख्याओं का योग निकालना और भी आसान होगा। बस आपको यह कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है कि उसका फर्स्ट और लास्ट को दोनों को प्लस करके उसे 2 से डिवाइड करना और इंटू 100 लिखना है। यह सभी संख्याओं के सभी सीरीज के लिए कर सकते हैं जिनके बीच का डिफरेंस यानी उनके बीच का गैप जो होगा इक्वल का हो। उस सभी संख्याओं का योग हम ऐसे आसानी से निकाल सकते हैं। अब कुछ समस्याएं यह होती हैं कि अगर यह तो निकाला गया, अभाज्य संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे। तो अभाज्य संख्याओं के योग के लिए कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आप अभाज्य संख्याओं को रख के जोड़ के जितनी अभाज्य संख्या है उसको डिवाइड कर दीजिए तो अभाज्य संख्याओं का योग भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हम जितनी श्रृंखलाएं होती हैं समानांतर की श्रृंखलाएं और भी जितने प्रकार की श्रृंखलाएं हैं उनका योग कैसे निकाल रहे हैं उसको बेसिक चीज़ों से किस तरह से सॉल्व किए अब थोड़ा सा और ध्यान देंगे तो आसानी से इसे कर ले जाएंगे। अब 2 चीज़ें और आपको है कि एक प्रकार के और क्वेश्चन आपके सामने आ जाए। यहाँ पे संख्याओं के वर्गों का योग आ जाए, संख्याओं के घनों का योग आ जाए, तो इन दोनों के लिए हमें एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेके चलना जैसे संख्याओं के प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ऐसे लिख देंगे। प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, तो इसका भी औसत अगर आपको पता होगा इसका औसत क्या होगा तो हम लोग करते क्या है n+1 2n+1 अपन क्या लिखते हैं 6। तो यह होता है हमारा जहाँ n पदों की संख्या होती है यह एवरेज होता है। लेकिन इसमें अगर n और बढ़ाएंगे तब क्या होगा इसका योग आएगा। तो n+1 और 2n+1 अपन 6 लिखते हैं, इनके वर्गों का योग आता है। और ऐसे ही घनों का योग निकालना हो तो इनके घनों का योग हम लोग लिखते हैं n+1 अपन 2 का होल स्क्वायर या कर लेते हैं। n कहीं कहीं यह लिखा होता है n का स्क्वायर प्लस n+1 का स्क्वायर अपन 4 लिखा होता है। तो हम ऐसे न लिख के n+1 अपन 2 का होल स्क्वायर लिखते हैं। कुछ लोगों को यह फार्मूला जैसे लिखे हैं तो हो सकता है कुछ गलती फार्मूला याद हो जाए या गलत चीज़ें आ जाए और सस्पेंस में होंगे कि हम कैसे इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर गलत ही हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो 1-2 क्वेश्चन वो प्रैक्टिस अपने मन से छोटे छोटे क्वेश्चन को लेके कर सकते हैं। जैसे अगर हम घनों का योग देखें तो 1 का घन 1 होगा, 2 का घन 3 का घन और 4 का घन, बस इतना लेके अगर ऐड कर लें 5 का घन 1 + 8 प्लस यहाँ पे 27 और 64 प्लस 125। देखिए इसको अगर जोड़ लें तो हमें टोटल ऐसे सिंपली जोड़ने पे क्या आ रहा है और इस पे रख के जोड़ने पे क्या आ रहा है। तो देखिए इस पे रखने पे क्या होता, पदों का पद कितने हैं हमारे n 5 है तो 5 + 5 × 6 बट्टे 2 और इसका होल स्क्वायर करें तो देखिए 3 होगा और 3 × 5 = 15 और 15 का स्क्वायर 225 होता है। जो कि यहाँ पे जोड़ने पे अगर वो चीज़ें आती हैं तो सही है अन्यथा गलत है।
तो देखते हैं, 8 और 1 9 हो गया, 9 और 7 हो जाएगा 16, और 16 और 4 20, और 5 25 के 5 लिख दिए, 2 बचा। यहाँ 2 2 2 4 और 6 10, और 2 12 के 2 लिखे, और 1 1 2 के यहाँ पे भी देखिए जोड़ने पर 225 आया, और इस फार्मूले पे भी रखने पे क्या आ रहा है, 225 आ रहा है। इसलिए अब ऐसे फार्मूला गलत है या सही है, इसे भी चेक आसानी से करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये रहे संख्याओं से संबंधित जो क्वेश्चन है उसको आसानी से कैसे किया जाएगा, आप इसको करिए, फिर आगे हम लोग और देखते हैं।